हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई एस पी सिंप्लीफाइड। और ये केमिस्ट्री की चल रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट करा है। घटना चक्र में ऑलरेडी फिजिक्स की कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब ये तीसरी चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। चैप्टर तो सेकंड है बट तीसरी सब सेक्शन होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स में चलेंगे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूनेस्को inaugurated the celebration of 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements to celebrate its completion of how many years? तो याद रखिएगा 2019 में जो यूनेस्को है उन्होंने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि केमिकल एलिमेंट्स को सजाने का काम करते हैं हम लोग जिसमें। तो वो कितने साल कंप्लीट किया था? तो वो किया था 150 ईयर्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कहता है इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स electron affinity is always found to increase from top to bottom in a group. Electron affinity is always found to increase from top to bottom in a group. जब हम लोग ग्रुप में, अच्छा ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना आप एक काम कीजिएगा, एक पीरियोडिक टेबल अपने पास रखिएगा। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल पास रखिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो ग्रुप और ग्रुप की बात करूंगा, ग्रुप में मूव फ्रॉम अप टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, ग्रुप्स में या कॉलम्स में मूव करेंगे ना तो आपको आसान होगा देखने को, समझने को। ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि कोई पीरियोडिक टेबल है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी ना वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे ग्रुप में। ठीक है ना, जैसे ये हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर करके जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनती है ना, उसमें कह रहा है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है ना कि किसी भी एक एलिमेंट पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाना है, इलेक्ट्रॉन उस पर चढ़ाना है एक तरीके से कह लीजिए, तो कितना एनर्जी हमको लगेगा इलेक्ट्रॉन को वो करने के लिए, चढ़ाने के लिए उसी एलिमेंट पे। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन कह रहा है जब भी हम एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नहीं, जब हम लोग ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम आते हैं ना, ठीक है ना, टॉप से बॉटम आते हैं ना, तो एफिनिटी जो होता है ना हमारा वो डिक्रीज करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमें और कम से कम एनर्जी लगेगा। देखिए पहले समझिए, जब न्यूक्लियस के पास है ना हमारा सेल, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास है ना, तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन इसको देना है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चला जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन दूर जाते चला जाएगा ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे ना तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, दैट इज असर्शन यहाँ रॉन्ग है। अब देखिए रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है कि इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब एटॉमिक रेडियाई आपकी बढ़ जाएगी तो एफिनिटी तो घट जाएगी ना, तो ये तो एक एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो रीजन करेक्ट है, मतलब रीजन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बट असर्शन रॉन्ग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए आई एस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज लगाते, आप एक काम करते, एलिमेंट को काउंट करते, हाइड्रोजन हीलियम को ले लेते बाहर बाहर, फिर उसको काउंट करते, तीसरे चौथे रो में आते, उसका देख लेते, अच्छा हाइड्रोजन से बढ़ रहे हैं नीचे, तो नीचे नीचे बढ़ रहे हैं, तो मेरी रेडियस बढ़ते जा रही है, एटम की रेडियस बढ़ रही है, तो एफिनिटी मेरी घटेगी। एफिनिटी घटेगी, कम एनर्जी हमको देना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है वो, सीधी सी बात है, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। ठीक है ना, केमिकल एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ चीज़ें को देखना है। ठीक है, तो ये कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। अब एक पीरियड में मूव करेंगे हम, तो देखिए हम लोग पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, देखिए कोई भी एक एलिमेंट है ना, स्टेबल एलिमेंट है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो समझ लीजिए कोई गैसियस फॉर्म में है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ना, तो यहाँ रेडियस छोटा होता चला जाता है। ठीक है, रेडियस जब छोटा होता चला जाएगा ना, तो वो न्यूक्लियस से और करीब जाएगा। न्यूक्लियस से और करीब जा रहा है, मतलब उसका क्या है कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो ये पेरेंट समझ लीजिए, तो अगर हम उसके नज़दीक रहेंगे तो हम कुछ गलत काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉनिक वेट इंक्रीजेस। बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब अगर कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट है ना, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी डिक्रीज करेगी, जैसे उसकी एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगी। बिल्कुल, एटॉमिक वेट इंक्रीज करने का मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी, जिससे क्या
एटॉमिक वेट जब इंक्रीज करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी घटती चली जाएगी। बिल्कुल सही है, एटॉमिक वेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3, इन द गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा अगर हमारा एटम स्टेबल है तो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है ना। तो इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। कहता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ती है मेरे सेल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके की टेंडेंसी होती है, समझे ना, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम है ना, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। अगर मानिए एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो दूर हो जाएगी ना। देखिए इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस देख लेते हैं, या फिर एक और रिंग बनाते हैं, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखते हैं। ज़्यादा हो गई डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो दूर हो गया ना, दूर हो गया तो पॉजिटिव से दूर है तो डायरेक्शन तो घट जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो ओनली ऑप्शन 2 करेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है इन सब क्वेश्चन से। स्टेट पीसीएस कैसा पूछती है जस्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए कह रहा व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4। जो ग्रुप 3 4 है पीरियोडिक टेबल में, उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए वो होता है बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, ठीक है ना। तो एक चीज समझते हैं, सिंपल सा याद रखिएगा, तीसरे और चौथे ग्रुप का जो होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है, ठीक है ना। इसको कोई भी एक चीज जो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगी उसी को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। दैट इज ये दोनों से रिएक्ट कर सकती है, एसिड से भी एंड बेस से भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीसीएस में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम आप एफोर्डेबल, एकदम फेवरेबल क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। सॉइल के लेयर में कौन सी एलिमेंट सबसे मैक्सिमम फाइंड होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। देखिए ये क्वेश्चन को ना आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना के डाल लो, ठीक है, डाल लोगे तो आसान रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर हम लोग सॉइल की लेयर की बात करें, सॉइल के लेयर की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो लगभग 46% होता है, ठीक है, 47 मान लीजिए। उसके बाद होता है सिलिकॉन, सिलिका भी कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, ये लगभग 28% होता है, ठीक है। फिर होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर होता है आयरन, फिर होता है कैल्शियम। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद होता है आयरन, फिर कैल्शियम। ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 स्टार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहा है तो वो ऑक्सीजन है। कितना है तो मैंने आपको बता दिया 46.60%, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा एबंडेंट है, तो मैंने आपको बताया ना सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जो कि सिलिका सैंड भी कहते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है ये। अच्छा ठीक है ना, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। बेसिकली आप कभी भी नदी के किनारे जाओगे या फिर समुद्र के किनारे जाओगे तो आपको सैंड में चमकीली वो पत्थर दिखेगी छोटी छोटी, वो सिलिका सैंड भी होता है, सिलिका में उसमें भी मिलता है, ठीक है ना। सिलिकॉन को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर में, हमारे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टिव मटेरियल है ये, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बनाने में, एम्पलीफायर बनाने में, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा समझिए इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसको डिस्कवर किया गया था जे ब्रेजेलियस के द्वारा 1824 में, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किया गया था जे ब्रेजेलियस के द्वारा 1824 में। सिलिकॉन वर्ड जो है ना वो लिया गया एक लैटिन वर्ड से, इसको कहते हैं सिलेक्स वर्ड एक लैटिन वर्ड है जहां से सिलिकॉन वर्ड को लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा सिलिकॉन चिप्स जो होता है उसको सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं कंप्यूटर बनाने में, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में, ये लेवल होता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन आपको परहेज रखना है चीज़ों से, आपको डीपली पढ़ना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे कॉमन एलिमेंट कौन है यूनिवर्स में, तो वो तो हाइड्रोजन है, सबको पता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, अर्थ एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जो कि लगभग 3/4 बनाता है सारे मैटर्स का, विच मेक्स ऑल अबाउट 3/4 ऑफ द ऑल मैटर। जितने मैटर्स अवेलेबल है ना उसके 3/4 पोर्शन हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद 1/4 जो होता है वो हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम याद रखिएगा। अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन,
जो कि 3/4 पूरे मैटर का बनाता है, मतलब पूरे मैटर में जो इतने अवेलेबल है वो 3/4 होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, ये होता है 1/4, मतलब लगभग 25% आपको हीलियम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम लोग यही एबंडेंसी, ये तो पूरी हो गई आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स की बात थी। अगर हम लोग बात कर ले कि अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंस मेटल कौन है, अर्थ के क्रस्ट में कौन सा है, तो याद रखिएगा अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन है, जो कि नियरली 46.6% है अर्थ क्रस्ट का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, लगभग कितने डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है, तो लगभग 100 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा वो डायमंड है। अब देखिए डायमंड जो है ना वो केमिकली सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है कार्बन का डायमंड, ठीक है ना। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सबको पता है, और ये फंडामेंटल एलिमेंट है। अच्छा, सैंड की बात कर ले तो ये सिलिकॉन से बना होता है और ऑक्सीजन से बनता है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से सैंड बनता है, ठीक है ना। मार्बल बनता है आपको कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए सैंड की अगर हम बात करें, उसको थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ। अगर हम लोग सैंड की बात करें ना, तो ये बनता है आपको सिलिकॉन से, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गई सैंड की। अगर हम लोग बात करें मार्बल की, तो मार्बल किससे बनता है, मार्बल तो आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम से प्लस कार्बन से प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है ना। और शुगर तो आपको पता ही है, शुगर जो है मेनली कार्बन से, हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें बेसिक थी, इनके बारे में जानना जरूरी था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। कहता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज, डायमंड की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कार्बन का बना होता है, बिल्कुल। कहते हैं ना जो इंसान बहुत दबता है वो हीरे की तरह चमकता है, तो बहुत कोयला बनना पड़ता है पहले, तो कोयला क्या है, कार्बन का फॉर्म है ना। कभी कभी शायरी से भी काम निकल जाता है, उससे भी चीज़ों को ध्यान में आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, कौन ऐसा है जो एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल गैसेस एलिमेंट है क्या, मेटल तो एलिमेंट है, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तीनों एलिमेंट है, लेकिन गैसेस कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए एलिमेंट्स को ना ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल होता है, एक आप पीरियोडिक टेबल रख लीजिएगा, अभी टाइम हमारे पास कम है, या फिर आप कभी भी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो एक पीरियोडिक टेबल को आप सामने चिपका लीजिएगा, उसके बारे में, उसके लेंथ को, उसके रोज को, उसमें एलिमेंट के पोजीशंस को 2-3 बार देखिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। कहता है एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड एज मेटलॉइड्स वैसे होते हैं जो सेमी मेटल के केस में होते हैं, लगभग आधे मेटल होते हैं, ठीक है ना, और नॉन मेटल्स, ठीक है ना। कुछ गैसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। याद रखिएगा जेनॉन एंड रेडॉन, ये सब जो गैस है ना वो एक इनर्ट गैसेस होते हैं, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बोलते हैं ना तेरा दिक्कत लूंगा ना मैं खुद तुझे दिक्कत दूंगा, वो वाला कंडीशन, तू अपना काम कर मैं अपना काम करूंगा, ऐसा ही आइडियल होना चाहिए, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, लाइफ आसान होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, ऐसा कौन सा एलिमेंट इसको पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया, तो वो था आपको टेक्नेटियम। टेक्नेटियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट दैट हैड बीन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, ये पूछा गया है झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स में 2013 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा टेक्नेटियम जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 43, ये पहली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है टेक्नेटियम, जिसको आइसोलेट किया गया था भाई कार्लो पेरियर एंड एमेलियो सेग्रे के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कार्लो पेरियर एंड एमेलियो सेग्रे के द्वारा 1937 में इसको खोजा गया था टेक्नेटियम। अच्छा एक बात बताइए, आप टेक्नेटियम सुन लिया, फिर आप कभी भी इसको मार गए क्या, नेप्टोनियम, कभी नहीं मारिएगा, एक बार सुनना होता है बस। मेरा मानना है जनरल साइंस या फिर घटना चक्र की कोई भी सीरीज या फिर पीसीएस का एग्जाम ना एक बार सुनना होता है, एक बार गुजरना होता है उन चीज़ों से, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप पीरियोडिक टेबल को सामने में चिपका लीजिए। हर बार मैं ऐसे तरीके से, मैं ऑलरेडी फिजिक्स कंप्लीट डाल रखा हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स ओर्स एंड प्रॉपर्टीज यूजेस, ठीक है ना। ये वीवीआई है, किसी भी पीसीएस एग्जाम में वीवीआई फॉर्म में, ठीक है ना। तो मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसके प्रॉपर्टीज यूजेस को, ठीक है ना। इसी में हमको पता चलेगा कौन सा मेटल, कौन सा मिनरल्स किस ओर से निकाला जाता है, किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 8 2 10 है, ठीक है ना। ये कितना, 8 2 10 7 17, ठीक है। ये 8 2 10 18, ये आपको 8 8 16 4 20, ठीक है। अब आपको अगर याद होगा तो एक बार आप पीरियोडिक टेबल खुद से बोल के देखिएगा,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम, क्रिप्टन। इतना ही मुझे याद है, और भी जा सकता हूँ, रुबिडियम, स्ट्रेंटियम, बट नाम थोड़ा सा वो है। तो देखिए 10वें नंबर पर हम जाएंगे ना, तो वो है नियॉन, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग 17वें नंबर पे चलते हैं, ठीक है ना, 17वें नंबर की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, तो ये तो क्लोरीन आ जाएगा ना, तो ये तो नॉन मेटल हो गया। अब हम लोग 18 बात कर लेते हैं, तो 18 क्या हो जाएगा आपको, ये आर्गन हो जाएगा, ये तो गैस है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 20वें नंबर पे आते हैं, तो ये क्या है, ये आपको कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होता है, एक डल ग्रे सॉलिड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सिल्वर टाइप का दिखता है, ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जितने भी प्रॉपर्टीज से देखा गया ना, केमिकल जो भी मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ होता है, जिस तरीके से उसकी बॉन्डिंग होती है, जिस तरीके से उसकी मेटल लाइक गेस्चर होता है, ठीक है ना, जिस तरीके से वो एसिड से रिएक्ट करता है, तो इससे ये पाया गया कि कैल्शियम जो है वो मेटल के जैसा बिहेवियर दिखाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की बात करें तो पहले पोटासियम है, फिर सोडियम है। अच्छा, अब पोटासियम सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कि इसको हम खुले एयर में रख ही नहीं सकते हैं, इसको हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है, आपको इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम लोग कैल्शियम में डुबा के रखते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो पोटासियम सबसे पहले आएगा, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है आयरन। ये होती है रिएक्टिविटी की सीक्वेंस, आपको याद रखना है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि पोटासियम जो है वो सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको हम लोग डुबा के रखते हैं केरोसिन में। केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन की डिसॉल्वेंस कम होती है, ना के बराबर होती है, अगर रही तो आग लग जाएगी ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट मेटल की बात कर रहा है तो वो टंगस्टन है, याद रखिएगा टंगस्टन। एक चीज़ और समझते हैं, टंगस्टन की अगर मेल्टिंग पॉइंट भी देखेंगे ना तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, इसीलिए इसको हम लोग बल्ब में यूज़ करते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको हम लोग बल्ब बनाते हैं, इसकी बल्ब में फिलामेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, मेटल है, ठीक है ना, टंगस्टन मेटल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें हार्डेस्ट सब्सटेंस की, तो वो डायमंड है। अगर नॉन मेटल में पूछा जाए, यहाँ मेटल पूछ रहा था, अगर नॉन मेटल में पूछा जाए तो डायमंड जो है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। और अगर मेटल्स में बात करें तो टंगस्टन है, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच इज़ द हार्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हार्डेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो नॉन मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं, तो डायमंड होगा। डायमंड जो है हार्डेस्ट है, ठीक है ना। देखिए 44 बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये बीपीएससी 68 में आने वाला है, 69 में भी आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, लिस्ट कंप्रेसिबल है, और बेस्ट थर्मल कंडक्टर है। बेस्ट थर्मल कंडक्टर कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हीट होती है उसमें ट्रांसफर हो जाता है उसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 6 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो अर्थ पे मिलता है नेचुरली ऑकरिंग, उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, तो वो आपको डायमंड है। याद रखिएगा, डायमंड जो है वो बेस्ट थर्मल कंडक्टर भी है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है ना। ये लिस्ट कंप्रेसिबल है, ये बात का भी ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं। एक आया है वुर्जाइट बोरोन नाइट्राइड, जिसको बिलीव किया जा रहा है कि वो हार्डर है डायमंड से भी, ठीक है ना। वो सिमिलर स्ट्रक्चर प्रोसेस करता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। देखिए, तो वो है नाइक्रोम। डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, डक्टाइल क्या होता है ना कि कोई भी ऐसा मेटल है जिसको हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, रोल अप कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं डक्टाइल। अगर हम लोग मैलेबिलिटी की बात करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है किसी मेटल की, तो उसको हम लोग प्लेट में कन्वर्ट, थीन सीट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को बताते हैं, ठीक है ना। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत हार्ड है एंड डक्टाइल है, तो वो नाइक्रोम है। नाइक्रोम को हम लोग यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए, और याद रखिएगा, इसको हम लोग डेंटल फिलिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। दांत में अगर दांत खराब हो जाता है तो उसमें फिलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। नाइक्रोम्स को हम लोग बहुत सारे वायर बनाने में, ठीक है ना। ये अलॉय होता है। एक तो देखिए, नाइक्रोम क्या होता है, इसको हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, जो वाटर हीटर यूज़ कर रहे होगे ना भाई आप, जो रॉड वाली आती है, ठीक है ना।
और नॉर्मल हीटर भी यूज़ करते हैं उसमें भी होता है, ठीक है ना। और नाइक्रोम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, डक्टाइल होता है, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी वो होती है, काफ़ी होती है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिनिमम होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा था हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, अगर हम लोग हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो वो कौन है, तो यूरेनियम है। हेवीएस्ट बोल रहा है, हेवीएस्ट, ठीक है ना, हार्डेस्ट नहीं, हेवीएस्ट कह रहा है, ठीक है ना। यूरेनियम जो है वो हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है, जिसकी एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है ना। अगर ये प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर कलर्ड हेवी मेटल है, और इसकी जो कॉमन आइसोटोप है ना यूरेनियम 238, जिसकी न्यूक्लियस 92 प्रोटॉन और 196 न्यूट्रॉन को कैरी करती है, इसीलिए तो इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। समझ में आया। इसकी इतनी ज़्यादा प्रोटॉन्स होती है ना, इतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होती है ना कि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 19.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग, हेवीएस्ट मेटल कौन है इसमें से, तो बिल्कुल यूरेनियम है। सेम क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है रिपीट कर करके, कह रहा था हेवीएस्ट मेटल, अब यहाँ मेटल की बात कर रही है तो वो प्लेटिनम है, प्लेटिनम इज द हेवीएस्ट मेटल। देखिए बार बार बीपीएससी पूछ रहा है, और फिर कहते हैं कट ऑफ क्यों चला जाता है ज़्यादा, कट ऑफ इसलिए चला जाता है क्योंकि आपका सेंस नहीं है क्वेश्चन डिजाइन करने का, ठीक है। आप उठाते हो, कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कॉस्टलीस्ट मेटल की बात कर रहा है, ठीक है ना, रिसेंटली, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, अब तो ये वेरी कर जाएगा ना, तो ये अब अभी के लिए ये एलिजिबल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्ल इज, पर्ल जो हम लोग देखते हैं मोती, उसमें केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। वो पर्ल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब CaCO3, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम समझते हैं, इसमें जो पर्ल होता है ना मोती, उसमें 85% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग एर्गोनाइट भी कहते हैं। और 10 से लेके 14% तक ना एक और एलिमेंट होता है, एक और मटेरियल होता है, उसको कहते हैं कॉन्चियोलिन, याद रखिएगा। 10 से 14% कॉन्चियोलिन भी होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है। और 2 से 4% पानी होता है, ठीक है ना, 2 से 4% पानी होता है। तो 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 10 से 14% कॉन्चियोलिन, जिसको कॉन्सियोलिन भी पढ़ सकते हो, और 2 से 4% वाटर होता है, ठीक है ना। और कॉन्सियोलिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, प्रोटीन। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन गया इससे ना, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन कितना अच्छा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है, कहता है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल, सेम क्वेश्चन, तो क्या होता है एर्गोनाइट, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और कॉन्सियोलिन होता है। एर्गोनाइट आपको 85% के आसपास होता है, और कॉन्सियोलिन 10 से 14% होता है, वाटर 2 से 4% होता है। देखिए IAS प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है पर्ल इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, ये RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा एक बात बताइए, 3 बार आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, अब एग्जाम में आएगा तो कभी गलत करोगे क्या, तो यही होता है टेंडेंसी आपको एग्जाम को प्रोसीड करने का, ठीक है ना। बार बार देखो ना, गलतियाँ तो होगी क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्चुअल एग्जाम है, कोई साइंस तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है व्हाट आर रूबीज एंड सैफिरेज केमिकली नोन एज। रूबीज सैफिरेज क्या होता है, जो जिस तरीके से वो ऑर्नामेंट्स होता है ना, जेम्स हो गया, सैफिरेज हो गया, तो ये मेनली किस चीज़ से केमिकली, इसको केमिकली ऑल क्या कहते हैं, तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में ही रूबी एंड सैफिरा कहते हैं। अब इसको, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए और अपने कॉपी या कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2008 में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, वो एक केमिकल कंपाउंड है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का, ठीक है, जिससे जिसकी केमिकल फॉर्मूला होती है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ हम समझते हैं, कोरंडम एक होता है ना जो बहुत ही कॉमनली नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी और की बात करें तो कोरंडम हो जाएगा, कोरंडम। देखिए ओर्स क्या होता है ना, जहाँ पे हमें कुछ मेटल और नॉन मेटल्स इम्प्योर फॉर्म में मिले, हमें उसको निकालना पड़े, एक्सट्रैक्ट करना पड़े, उसको प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोसेस में डाल के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कोरंडम जो है वो मोस्ट कॉमनली नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। रूबीज और सैफिरेज जो होता है ना, वो जेम क्वालिटी होता है, जो हम लोग जेम में बनाते हैं, मोती और हार जो बनाती हैं लड़कियाँ पहनती हैं, ठीक है ना, वो होता है एक फॉर्म का कोरंडम ही होता है, जिसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक और कलर होती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैफिरे रूबी इज, बिल्कुल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी जो फॉर्म ऑफ ओर्स होती है वो कोरंडम होती है, केमिकल फॉर्मूला रूबी की Al2O3 होती है,
जिसको हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये एक प्रीसियस जेमस्टोन है, एक वैरायटी का मिनरल है जो कि कॉरेंडम से हमें उसको अचीव होता है। ये क्वेश्चन 66वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। री एग्जाम कहने का मतलब ये है, जान लीजिए कि ये पेपर लीक किया गया था हमारे बिहार में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। देखिए मेंशन मैं इसलिए कर देता हूँ ना बिहार के बारे में, क्योंकि देखो यार एटलीस्ट हमें इस चीज़ का सेम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें उसको प्रेज करना चाहिए, बट अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। और उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में बुरा फील करो, ठीक है ना। जैसे कुछ दिन पहले पीयूष गोयल ने कहा ना कि यहाँ इसको भी बिहार बना दोगे, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लूँगा। नेगेटिवली लूँगा तो गाली दूंगा, मेरी लेवल और ख़राब हो गई। मैंने पॉजिटिवली लिया तो मुझे ये लगा ना कि हाँ ठीक है, कुछ तो रीज़न है जो वो ऐसा कह रहे हैं। हम अपने आप खुद को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कहता है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, यस बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव आफ्टर पोटासियम। पोटासियम के बाद सोडियम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग डालते हैं केरोसिन में। बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न है उसका मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेटालिक सोडियम जो होता है ना, वो जब एक्सपोज एयर करेंगे ना तो वो मेल्ट नहीं करता है, वो उसमें फायर कैच कर जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब इसको हम पाम पे रखेंगे ना तब ये मेल्ट करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट सेफली इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में किसको सेफली हम डालते हैं, वो होता है सोडियम। पोटासियम होता है तो वो भी डालते हैं। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन होता तो ऑप्शन ई मारते, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है दीज डेज येलो लैम्प्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द येलो लैम्प्स। तो इसको हम लोग सोडियम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जाइएगा ना येलो लाइट जिसमें सोडियम लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दो तरीके का स्ट्रीट लैंप होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ यूज़ करती है, हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है। कौन कौन सी होती है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपको सोडियम वेपर लैंप, दूसरी होती है मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है ना। सोडियम और मर्क्यूरी एज ए फ्लूइड उसमें हम डालते हैं, ठीक है ना। मर्क्यूरी वेपर लैंप जो होती है ना, वो यूजुअली वाइट एम्बिएंट लाइट प्रोवाइड करती है, उजली एम्बिएंट लाइट प्रोवाइड करती है। सोडियम जो होती है ना, वो येलो, ऑरेंज या येलो लाइट को प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। लो प्रेशर सोडियम लैंप भी कहते हैं इसको। अच्छा, हाई प्रेशर सोडियम लैंप जो होता है ना, वो ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होता है उसका। इसकी ल्यूमेन पर वॉट एफिशिएंसी कम होती है। देखिए ल्यूमेन पर वॉट एफिशिएंसी क्यों कम होती है और क्या होती है समझते हैं। देखिए एक मान लीजिए एक एरिया ले लिया, यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है ना। एक डेफिनेट एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में लाइट फॉल कर रही है, तो लाइट जो होती है ना, लाइट फॉलिंग इंटेंसिटी दैट इज फ्लक्स ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया को ल्यूमेन कह देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट। क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए मोस्टली क्या होता है ना, अगर हम दूसरी कलर को यूज़ करेंगे ना तो वो स्प्लिट कर जाएगा। तो सोडियम लैम्प लाइट जो होता है, जो जिसमें हम लोग सोडियम लैम्प होता है, उसमें ना मोस्टली जो लाइट होता है ना, वो मोनोक्रोमेटिक होता है, मतलब सिंगल कलर्स का होता है, ठीक है ना। और ये स्प्लिट नहीं करता है, ये बटता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो बारिश हो रहा है और वाटर ड्रॉपलेट्स में बट गया लाइट आकर डिफ्यूज़ करके बट गया, ठीक है। अगर एक प्रिज्म की तरह काम करे और बट जाए लाइट, तो फिर हमें दिखने में दिक्कत होगा ना, कलरफुल हो जाएगा और हमें दिखने में भी दिक्कत होगा। तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग सोडियम वेपर लैम्प की यूज़ करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन को और जान लेते हैं। कहता है सोडियम वेपर लैम्प इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प दैट यूजेस सोडियम एज एन एक्साइटेड स्टेट टू प्रोड्यूस लाइट। बिल्कुल, लो प्रेशर सोडियम सेम कंसेप्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। सोडियम वेपर लैम्प जो है ना, वो लेस लाइट पॉल्यूशन कैरी करता है मर्क्यूरी वेपर लैम्प से। लाइट पॉल्यूशन कहने का मतलब वो आपके आई को स्ट्रेस कम देगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेस्ड इन द नेटिव स्टेट। नेटिव कहने का मतलब वो जिस स्टेट में था, जिस स्टेट में वो रहता है, उसी स्टेट में हम उसको एक्सेस करते हैं, तो वो गोल्ड होता है। गोल्ड जो है वो इतना ज़्यादा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेटल्स में अगर देखा जाए तो गोल्ड जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्ट करता है। देखिए इसीलिए तो बात है ना, जो लोग किसी से कम रिएक्ट करेंगे ना, उनकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो जो जितना ज़्यादा लेस इफेक्टिव होगा, लेस इरिटेटेड होगा दूसरों से, उसकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होते चली जाएगी। तो गोल्ड जो है ना, आज ले लो या 100 साल बाद ले लो, वो उस वैसे की वैसे ही रहती है, वो लिस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेटिव दैट इज फ्री स्टेट में उसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन सी नेटिव स्टेट की और सी एलिमेंट होती है। गोल्ड तो होता ही है, सिल्वर भी होता है, कॉपर और प्लेटिनम मेटल्स जो होता है ना, वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है और ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड किस में डिजॉल्व हो जाएगा, तो एक्वा रेगिया में हो जाता है डिजॉल्व, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन दिया नहीं है। 47 बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन ई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, एक्वा रेगिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है किसका, तो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कॉम्पोजिशन होता है, उसकी मिक्सचर होती है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। HCl को 3 पार्ट लेंगे तो नाइट्रिक एसिड को हम 1 पार्ट लेंगे। 3:1 का रेशियो होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आते हैं बोलते हैं पायल साफ़ करवा लो, लॉकेट साफ़ करवा लो, तो वही क्या होता है, ये लेके आते हैं, इसमें साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है गोल्ड पिघल के उनके लिक्विड में एक्वा रेगिया, इसको एक्वा रेगिया कहते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं था, इसीलिए ये डिस्कार्डेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीपीएससी का आदत देखिए, 47 बीपीएससी में भी ऐसा ही था, और आज भी पिछले बीपीएससी में आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा उन्होंने नौटंकी किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कहता है ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स इज़ द प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। कैरेट क्या है? एक अमेरिकन स्पेलिंग है। एक देखिए, हर चीज़ की ना एक पर्टिकुलर नोटेशंस, पर्टिकुलर डिनोशंस होती है, जिसको हम लोग उस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैरेट्स के बारे में आप थोड़ा और देख लीजिएगा। मिनरल्स क्या होता है? तो ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है। मिनरल जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है। ऑर्गेनिक सॉलिड्स कहने का मतलब जो कि डिग्रेड कर जाए, जो कि एटमॉस्फेयर में फिर से डिजॉल्व हो जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है वो होता है मिनरल्स, ठीक है ना। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि मिनरल जो है ना वो नेचुरल ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। और एक तरीके से और समझिए, जो डेफिनेट होते हैं और कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन उसके प्रेडिक्टेबल होते हैं, आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टेस्ट मिनरल की बात, ठीक है ना। टॉल्क, जिसको हम लोग सोप स्टोन भी कहते हैं, सोप स्टोन भी कहते हैं। ये मेनली क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है ना। मैग्नीशियम सिलिकेट, वही टॉल्क जो आप लोग यूज़ करते हो, लड़कियां खासकर ज़्यादा यूज़ करती हैं और गोरा दिखने के लिए, ठीक है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, अगर इसकी हम लोग एक टॉल्क के बारे में बात करें, तो एक मिनरल होता है जो कि कंपोज होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का। हाइड्रेटेड, हाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, समझ में आया, ठीक है ना। तो यही होता है, इसी को हम लोग बेबी टॉल्कम भी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए। अच्छा, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, सीधी सी बात है। लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। हाँ, ये रॉक कौन सा, ये भी आपको जानना होगा। तो लाइमस्टोन जो होगा ना वो सेडिमेंट्री रॉक होगा, ठीक है ना, जो कंपोज किया जाता है मिनरल से, इसको कैल्साइट और एर्गोनाइट से भी हम लोग उसको कंपोज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग CaCO3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली, ठीक है ना। अच्छा, लाइमस्टोन क्या होता है ना, बाइंड कर जाता है आराम से सिलिका के साथ और कुछ अलग इम्प्योरिटीज़ के साथ, ठीक है ना। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है ये समझते हैं। तो वो जिप्सम होता है, मेड अप ऑफ जिप्सम। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ना, एक वाइट पाउडर, जो हाथ का प्लास्टर होता है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है ना। तो एक वाइट पाउडरी स्लाइटली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O, ये हुआ आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता है टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज़ अ जिप्सम। उसी को तो जिप्सम कहते हैं ना, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यूज़ करते हैं, CaSO4 इंटू ½ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना वो जिप्सम से बनता है, उसको हम लोग सेमी कैल्सिनेट करके हाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो CaSO4 इंटू ½ H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उसी को जिप्सम कहते हैं। चलिए, अब कहता है केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पूछे तो वो क्या होगा? CaSO4 इंटू ½ H2O, ठीक है ना। CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं थोड़ा सा, और CaSO4 इंटू ½ H2O, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, किससे फॉर्मेशन करता है? जिप्सम से। अच्छा, ये क्वेश्चन 42 BPSC में पूछा गया है, ठीक है ना, और 39वीं में भी। अब देखिए, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स यूजेस कैल्शियम सल्फेट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज, सबको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन कैल्शियम। तो देखिए, चाइना क्ले, कोरंडम, जिप्सम एंड टॉल्क। तो ओब्वियसली जिप्सम होगा ना। देखिए, जिप्सम क्या होता है? एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल होता है जो कि कैल्शियम कंटेन करता है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बनता है कैल्शियम सल्फेट को डाइहाइड्रेट करके विद अ केमिकल फार्मूला। जिप्सम का अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे हम तो CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा हीट देके और इसमें से वाटर को और सेमी हाइड्रेट करें तो CaSO4 इंटू ½ H2O कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया आपका जिप्सम, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मोनाजाइट जो है वो किसका ओर है? तो वो थोरियम का ओर है, याद रखिएगा।
मोनाजाइट जो है वो थोरियम का ओर है, ठीक है ना। चलिए, मोनाजाइट जो है वो इंपॉर्टेंट ओर है थोरियम का, और लैंथेनम एंड सेरियम का, ठीक है ना। मोनाजाइट ओर कहने का मतलब इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थोरियम को, लैंथेनम को, सेरियम को, ठीक है ना। इसका जो सोर्स है ना वो इंडिया, मेडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका इसकी लार्ज डिपॉजिट्स हैं। किसकी? तो मोनाजाइट सैंड्स की, ठीक है ना, ये समझना है। अगर हम लोग इसकी एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स की बात करें ना तो वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, मोनाजाइट का। ये ओर है थोरियम का। ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया है। अगर हम लोग माइका की बात करें ना, ये क्या है? तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में जो बोर्ड लगे होते हैं ना, स्विच वाले, ठीक है ना, स्विच वाले, उसमें हम लोग माइका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो होता है वायर्स होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, तो उससे ना करंट जाने पे हीट निकलती है, ठीक है। जब हीट लिबरेट होती है ना तो वो इंस्ट्रूमेंट गर्म होता है, और जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट गर्म होगा ना तो उसकी इफ़िशियंसी ख़राब होती है, इफ़िशियंसी डिग्रेड करती है। तो वो हीट उस सिस्टम में ना रहे, उसको बाहर करना होता है। लेकिन हाँ, हीट बाहर हो जाए, लेकिन जो लीकेज करेंट्स होते हैं वो बाहर ना आए, क्योंकि अगर हम बोर्ड छू रहे हैं हमें ही करंट मार देगा। तो माइका एक ऐसा सब्सटेंस है, माइका एक ऐसा चीज़ है ना जो कि हीट को तो कंडक्ट कर देता है, इस बोर्ड से निकल जाएगा बाहर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइका यूज्ड इन एज अ रॉ मटेरियल। तो माइका को किस इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं? तो वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बोर्ड्स एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा कौन सा लिक्विड है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का? तो याद रखिएगा वो मर्क्यूरी है, तभी तो हम लोग उसको एज अ थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं ना, ठीक है। वो हाईली सेंसिटिव होता है हीट को, जैसे हीट मिलता है वो सेंसिटिविटी उसकी अपनी लिम्ब जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि टेम्परेचर वेरी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, पुअरेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है हीट का इनमें से, तो क्या हो जाएगा? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है? तो पुअरेस्ट कंडक्टर अगर बोला जाए ना तो यहाँ पे लेड हो जाएगा, इसको हम लोग सीसा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर के आसपास में कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है? वो होता है मर्क्यूरी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड फॉर्म इन द रूम टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हैं। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, सेरियम। सोडियम तो हम लोग इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख ही नहीं पाएंगे, तो बर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंसियम। देखिए, दो तरीके का एलिमेंट होता है कि ब्रोमीन होता है, एक मर्क्यूरी होता है, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर करने का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में निकालेंगे, 25 प्लस 273 ऐड करेंगे तो 298 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। 4 मोर एलिमेंट है जो कि मेल्ट कर जाता है फ्यू डिग्री अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं तो, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है? फ्रेंसियम, सेसियम, गैलियम एंड रूबिडियम। देखिए, याद कर रखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और मरकरी होता है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम लोग कुछ डेल्टा टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 4 और ऐसा एलिमेंट है जो उसी तरीके का बिहेवियर शो करता है। वो होता है फ्रेंसियम, सेसियम, गैलियम एंड रूबिडियम। तो यहाँ पे फ्रेंसियम दिया है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 40 पे। कह रहा है मर्क्यूरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर डिवाइस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इज हाई डेंसिटी, हाई लिक्विडिटी, हाई सर्कुलेशन पावर। देखिए, हाई सर्कुलेशन पावर इज विल बी द आंसर। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, किसके लिए? तो हीट के लिए, याद है ना। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक और चीज़ समझते हैं, जब मर्क्यूरी को हम लोग, जैसे मान लीजिए एक शीशा है, उसमें मर्क्यूरी को डाले ना, तो उसमें मर्क्यूरी को डाले ना तो वो भींगता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो चिपकता नहीं है वॉल से, वॉल पे नहीं चिपकेगा तो उसकी जो रीडिंग होगी ना वो एक्यूरेट होगी। तो ये भी एक रीज़न होता है एक्यूरेसी का, ठीक है ना। और एक चीज़ और, वो एक मेटल होता है तो वो कंडक्टर होता है हीट का। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि देखिए यहाँ पे कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मर्क्यूरी दे दिया था, तो ये आंसर गलत होगा क्योंकि यहाँ पे लीड होगा, मर्क्यूरी आंसर नहीं होगा। मर्क्यूरी इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ और में समझ लेते हैं। ये जो होता है ना मर्क्यूरी, वो एक्सपेंड करता है इवन जब टेम्परेचर बहुत हाई है, सर्कुलेटरी पावर पे भी, या फिर लीनियर स्केल में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इवन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, एक्यूरेसी देती है ये अच्छी, ठीक है ना, इसलिए यूज़ करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 41 पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। आयरन कर जाता है, लेड नहीं करता है। देखिए, लेड कैसे करेगा? लेड तो शीशा है ना, शीशा हम लोग गेट पे लगाते हैं तो रिएक्ट कर जाता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। मैग्नीशियम कर जाएगा, एल्यूमिनियम कर जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेगा, लेकिन लेड नहीं करेगा। शीशा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 42 पे। कह रहा है देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर।
जब हम लोग स्टीम को, दैट इज़ वाटर को, जब हम लोग हीट करके, ओवर हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग किस चीज़ पे पास करेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन शो करेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर, तो जब स्टीम ना कॉपर से पास करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन 38 बीपीएससी में पूछा गया, इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग रीड करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग कार्बन मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कहता है मेटल्स जो होते हैं ना, जैसे पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है ठंडे पानी से। ऑक्सीजन में तो करता ही है पोटासियम सोडियम, इसीलिए तो हम लोग इसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं, ठीक है ना। अब रिएक्शन जो कैल्शियम है ना पानी के साथ, वो बहुत लेस वायलेंट होता है, आप छोड़ दो, धीरे धीरे कुछ सर्टेन पीरियड के बाद वो रिएक्ट करना शुरू करेगा। मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है ठंडे पानी के साथ, लेकिन वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ठंडे पानी के साथ, लेकिन वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, जो एल्यूमिनियम्स होता है, आयरन और जिंक, ये रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर किसी के साथ, लेकिन वो स्टीम के साथ, वो जो स्टीम होता है ना, भाप, जो धीरे धीरे वाटर का ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे देता है, तो वो उससे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड भी, ZnO भी, ठीक है ना। तो ये स्टीम के साथ करता है, ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है इंस्टेंटली, ठीक है ना। अब देखिए मेटल जो होता है ना, कुछ जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम हो गया, ये रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ, एकदम रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कैसे होता है, हेमेटाइट जो है वो एक ओर है आयरन का, बिल्कुल इससे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग आयरन को, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 पे देखिए कुछ लिस्ट दे रखा है मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें जज करना है, ठीक है ना। तो देखिए कहता है सोडियम जो कह रहा है, तो सोडियम को मैंने बताया था ना, वो सोडियम को जो अपने हाथ पे रखोगे ना, तो वो उसको एकदम बटर की तरह होता है, उसको आप लोग चाकू से कट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सोडियम और पोटासियम इतना रिएक्टिव होता है ना कि आप हाथ पे रखोगे तो पिघलने लगेगा, तो आपके हाथ की गर्मी से वो सोडियम पिघलने लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसको हम लोग केरोसिन में डाल के रखते हैं, सो इट कैन बी ईजिली कट विथ अ नाइफ। तो हमारा ए का तो 4 हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी तो आपको पता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तभी तो इसको हम यूज़ करते हैं ना थर्मोमीटर में, तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो बी का 2 हो गया, तो ए का 1, बी का 2 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, सिल्वर कह रहा है, सिल्वर जो होता है ना वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, लेकिन ऑप्शन में जब भी मिले बेस्ट खोजना ही, तो सिल्वर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी का 1 हो गया, तो ए का 4, बी का 2, बी का 2, सी का 1, एंड लेड जो होता है ना वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, बिल्कुल सीसा। तो ये हो गया ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत आसान था। इसी तरीके से दे रखा है क्वेश्चन कि कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधे जाना है सिल्वर पे। तो हो गया ए का 4 हो गया, तो ए का 4 हो गया, तो ऑप्शन तो हमारा यहीं एलिमिनेट हो गया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है क्या, ऑप्शन तो आपका यहीं पे एलिमिनेट हो गया। तो ए का 4 आपने देखा, आंसर आपने टिक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन हम लोग और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग लर्निंग फेज में है, ठीक है। तो देखिए मेटल फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो वो एल्यूमिनियम होता है। अर्थ के कोर में एल्यूमिनियम आपको बहुत हाईएस्ट एबंडेंस में मिलेगा, ठीक है ना। तो बी का 3 हो जाएगा। सी की बात करते हैं, कह रहा है मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम उसको ठोकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसकी काफ़ी होती है, तो वो है गोल्ड। एक बात जान लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 500 ग्राम की गोल्ड लेते हो ना, 500 ग्राम तो बहुत बता रहा हूँ, 10 ग्राम गोल्ड से आप पूरी की पूरी अर्थ को एक बार लपेट सकते हो, इस तरीके की बात होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम हीट कंडक्टिविटी की, तो शीशा जो ना के बराबर हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन हो गया आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो सिल्वर होता है, सबको पता है सिल्वर होता है, सिल्वर इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में, तो बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का ओर है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो बॉक्साइट जो है वो ओर है एल्यूमिनियम का, जो कि किस तरीके के फॉर्म में पाया जाता है, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये मिलता है नेचुरल हैबिटेट पे, ठीक है ना। ये कंसिस्ट करता है मोस्टली मिनरल्स,
गिबेसाइट जिसको ALOH का होल थ्राइस कहते हैं, बोहेमाइट कहता है, या फिर गामा ALOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है ना। अच्छा, लेस बॉक्स एक जगह है सदर्न फ्रांस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पे मिलता है वो तो अलग चीज़ है। फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने इसकी खोज की थी लेस बॉक्स शहर में, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। कहता है बॉक्साइट जो है वो ओर है किस चीज़ का, तो वो बिल्कुल एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट जो ओर है वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलता है, तो बॉक्साइट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, कहता है लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंटीग्रेंट ऑफ टूथपेस्ट। बोर्डियोक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम। अब देखते हैं आगे। देखिए, जिंक एमालगम आर यूज फॉर डेंटल फिलिंग। बिल्कुल नहीं, जिंक से नहीं भरते हम लोग ना, याद होगा आपको, क्रोमाइट से भरते हैं, तो बिल्कुल ये तो हमारा गलत हो गया, डी गलत हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तभी तो कैल्शियम जो टीथ होता है वो कैल्शियम से बना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, कहता है द प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको PCC कहते हैं, वो होता है एक तरीके का ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट, GCC। दोनों को यूज़ करते हैं जनरल पर्पस टूथपेस्ट के लिए, स्पेशली डेंटिफाइल्स के लिए, ठीक है ना। और अदर ओरल केयर प्रोडक्ट होता है उसमें भी कैल्शियम का यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वो इंसोल्युबल होता है वाटर में, और उसको यूज़ करते हैं ओपेक प्रोडक्ट के लिए, नॉट इन क्लियर जेल्स। क्लियर जेल्स में नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, जो धुंधला होगा उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस दे रखा है और इंडस्ट्री दे रखा है कि किससे क्या रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, वल्कनाइजेशन जो होता है ना वो रबर का होता है, ठीक है ना। वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड रबर इज कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड रबर, और इसको हम लोग वल्कनाइज करके और सॉलिडिफाई करते हैं और टायर वायर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला आंसर तो मिल गया, डी का हो गया 1। अब चेक करते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। सॉरी, तो डी का 1 हो गया, तो बिल्कुल डी का तो 1 हो गया, हमारा ये ऑप्शन हो गया, या तो बी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग और देखते हैं। देखिए, तो एक क्रैकिंग जो होता है ना, क्रैकिंग ये आपको बेसिकली पेट्रोलियम में होता है। क्रैकिंग हम लोग पेट्रोलियम के कंडीशन में करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ए का 2 हो गया, ठीक है ना। तो ए का 2 हो गया, तो ऑप्शन तो आपको मिल गया, बी हो जाएगा आंसर हमारा। और एक चीज़ देख लेते हैं, स्मेल्टिंग जो होता है ना, स्मेल्टिंग, इसको हम लोग कॉपर में यूज़ करते हैं। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट होता है, इसको पिघलाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन जो करेंगे वो एडिबल फैट्स का करते हैं, खाने पीने की सब्सटेंस को अनसैचुरेटेड फैट में कन्वर्सन के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्रैकिंग जो है वो पेट्रोलियम में यूज़ होता है, स्मेल्टिंग कॉपर में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट्स का होता है, वल्कनाइजेशन रबर का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स से पूछा था, क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगर आपका थोड़ा भी बैकग्राउंड साइंस का थोड़ा सा आपको दिमाग में फ्री चलता है ना, तो आप आराम से इसको मार के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वही एक तरीके से दे रखा है, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है और उसके एलिमेंट उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डायमंड में तो सबको पता है, बच्चों को पता है, ठीक है। उसमें क्या पता होता है, कार्बन होता है, ठीक है। ए का 4 हो गया, तो या तो आंसर हमारा ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए मार्बल कह रहा है, तो मार्बल में क्या होता है भाई, कोई बचपन में भी अगर आपसे पूछे तो बता दो, कैल्शियम होता है, तो बी का 1 हो गया। सैंड में सिलिका मिलता है भाई, सी का 2 हो गया। रूबी जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, रूबी और जेम्स होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो डी का 3 हो गया, तो आंसर हमारा डी हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 53 हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 54 पे, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है तो फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, तो पानी से भी हल्का कौन होता है, ठीक है ना, तो वो सोडियम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पानी की डेंसिटी बोले तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। जो कि अगर हम लोग बात करेंगे, लिथियम की 0.53 होता है, पोटासियम का 0.862 होता है, सोडियम का 0.971 होता है, ठीक है ना। बकवास क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना, तो चीज़ों को आप रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें याद करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखने से क्वेश्चन सब सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के लिए कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए, सबसे कम सबसे ज़्यादा स्टील की डेंसिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नहीं, अब और भी तो सारे कंपोनेंट्स हैं, गोल्ड भी तो है, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा हो जाएगा गोल्ड की,
स्टील अगर होता तो उसमें हम लोग कर लेते। सबसे ज़्यादा गोल्ड की, फिर मर्क्यूरी की, फिर स्टील की। आउट ऑफ दीज 4 गोल्ड, मर्क्यूरी एंड स्टील हो जाएगा। देखिए टेबल दे रखा है। गोल्ड की होती है, डेंसिटी की बात करें हम तो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्टील होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपका हो गया अरे ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है? देखो कभी कभी पूछ देता है अगर किस्मत खराब हो तो एक काम करते हैं ना हम लोग, जो लिक्विड फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना जो मटेरियल्स, उसकी डेंसिटी को थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा किसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी? तो वो होगा बोरोन। बोरोन को हम लोग सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तभी वो मेल्ट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का कितना है? तो 2453 केल्विन है। आयरन का 1808 केल्विन है। सिलिकॉन का 1693 केल्विन है। एल्यूमिनियम का 933 केल्विन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और ये बीपीएससी में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना होगा। बोरोन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। 2 चैप्टर हम लोगों ने कराया। अगले चैप्टर में फिर 2 चैप्टर के साथ इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है, फिजिक्स जाके देखो। बीपीएससी की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बिहार की मैंने सारी की सारी बिहार स्पेशल करा रहा हूँ। पॉलिटी की ल्यूशन मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें थ्योरी के साथ साथ मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाली है सेम ल्यूशन के बुक से ही, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर भी हो गया आगे, और इसी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो मेटल, मिनरल्स, ओर्स एंड प्रॉपर्टीज हो गया, एज वेल एज इनऑर्गेनिक का ये एक चैप्टर हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द केमिस्ट्री सीरीज ऑफ घटना चक्र। यू ऑल आर वाचिंग ISPCS Simplified. Let's simplify each day, each topic and each moment of the preparation. Thank you so much. Wrapping up.